एडीजी लखनऊ जोन एसएन साबत साहब। साबत साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे चर्चा आगे बढ़ाऊं उसके पहले जरा आपका परिचय संक्षेप में दे दूं, हालांकि परिचय तो बहुत बड़ा है कि आप 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, पदार्थ विज्ञानी हैं, मानव संसाधन एक्सपर्ट हैं, कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति पदक, राष्ट्रपति जी के द्वारा सराहनीय एवं विशिष्ट सेवा पदक, कुंभ सेवा पुरस्कार, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक आदि से सम्मानित हैं। और 30 साल से ज्यादा का आपका शानदार पुलिसिंग का करियर है। वाराणसी, अयोध्या, आगरा, जालौन, मिर्जापुर, इटावा, मुजफ्फरनगर, वाराणसी के पुलिस कप्तान आप रह चुके हैं। सीआरपीएफ में डेपुटेशन पर रहने के दौरान नक्सल ऑपरेशंस को आपने लीड किया और आपकी जो लिखी गई पुस्तक है भारत में मानवाधिकार वैदिक काल से आधुनिक काल तक को काफी पसंद किया जाता है और कई जगह पर पढ़ाया भी जाता है। साबत साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि जो परिचय मैंने आपका दिया है यह परिचय दुरुस्त है। सर, कमिश्नरी प्रणाली की जो पुलिसिंग है वो ज्यादा असरदार है या परंपरागत? आजकल ये चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से जो अर्बन पुलिसिंग सिस्टम है, अर्बन पुलिसिंग सिस्टम में कमिश्नरी सिस्टम को सभी जगह पे विशेष तवज्जो दिया जाता है, क्योंकि ये जो ऑफिसर ओरिएंटेड पुलिसिंग करने के लिए ताकि अधिक से अधिक ऑफिसर जो है रहेंगे, जो लोगों के साथ एक्सेसिबल ज्यादा रहेंगे। एक क्या मुझे सुन रहे हैं ना आप? जी, आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो अर्बन पुलिसिंग सिस्टम है, अगर पूरे भारत में देखें या इवन भारत के बाहर भी हम लोग देखें तो ये कमिश्नरी सिस्टम ऑफ पुलिसिंग अधिकांश जगह पे है। भारत में भी 2-3 मेजर स्टेट को छोड़कर लगभग सभी बड़े बड़े शहर जितने हैं वहाँ पर ये कमिश्नरी सिस्टम है। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है, ताकि लोग अगर थाने में उनकी काम नहीं हो पा रहा है या शिकायत का निराकरण नहीं हो पा रहा है, वो शीघ्र जाके आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि काफी संख्या में ऑफिसर्स रहते हैं। उसके साथ दूसरा यह है कि उनके पास कुछ ऐसे अधिकार रहता है जिससे वो तत्कालिक एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि 107-16 में शांति भंग के लिए बॉम्ब डाउन करा सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर जो है गुंडा एक्ट में जिले से बाहर भेजने का कार्रवाई कर सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए 151 सीआरपीसी में कार्रवाई कर सकते हैं। ये सब तत्कालिक रूप से हो जाता है, तो ये उसका एक फायदा है। जी, योगी जी के आने के बाद 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार नोएडा और लखनऊ को कमिश्नरी बनाया गया और उसके बाद इसमें कानपुर और वाराणसी को भी जोड़ा गया। तो आपको लगता है कि पहले और बाद में ये कानून व्यवस्था में और ज्यादा आशातीत सफलता मिली है? जी, ये सब लोग बताएंगे। ये मेरे बताने का कुछ नहीं है और ये इतने कम समय में हो सकता है, ये सभी आकलन सभी के लिए तो नहीं कर पाएंगे। कुछ तो अभी हाल ही में बने हुए हैं और शुरू में आप जानते हैं कोई भी व्यवस्था जब बनता है तो शुरू में कुछ समस्याएं भी आती है, जो टीबिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं अंग्रेजी में भी, तो ऐसे समस्या आ सकती है। ये तो पब्लिक बताएंगे ना कि किस प्रकार हम लोग कोई व्यवस्था कर रहे हैं तो कितने कामयाब। बट निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट में अगर हम 4 वर्ष में देखें तो बहुत सुधार आया है और माफियाओं के खिलाफ काफी सख्ती से कार्रवाई हो रही है और जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम है, ये सब कार्रवाई हो रही है। महिलाओं के लिए अधिक फ्रेंडली जैसे एटमॉस्फेयर क्रिएट हो और हर महिला थाना, हर थाने में हम लोगों ने महिला हेल्प डेस्क बनाया है मिशन शक्ति के माध्यम से और कई सारे कार्रवाई हम लोग करा। जी सर, आप यूपी को जानते हैं बेहतर तरीके से, 30 वर्ष हो गए आपकी सेवा के, उससे ज़्यादा राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक है। लोग छोटी छोटी बात पर बड़े बड़े नाम लेने लग जाते हैं, हमारे चचा विधायक हैं, हमारे चचा मंत्री हैं, हमारे फूफा फलाने हैं। तो पुलिस जाहिरा तौर पर दबाव में रहती है, कैसे डील करते हैं इन लोगों से आप? देखिए, पुलिस को डील करने के लिए जो कानूनी जैकेट पहना गया है वो एकदम फिक्स है कि आईपीसी सीआरपीसी के अंतर्गत सब डिफाइंड है
कि क्राइम क्या है, अपराध क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, उसके छोड़कर कई सारे अन्य अधिनियम बने हुए हैं, एक्ट बने हुए हैं, जिसके माध्यम से पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। और मैं आपको निश्चित बताना चाहूंगा, पुलिस अगर निष्पक्षता से कार्य करे तो कोई ऐसी प्रेशर नहीं रहती है। और इस समय मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे जो प्राथमिकता है सरकार की भी, ये लॉ एंड ऑर्डर और अपराध को रोकने का है, इसके दिशा में पूरा प्रयास होगा। जी सर, आपने कई सरकारों में अहम पदों पर जिम्मेदारियां निभाई हैं, राजधानी राजनेताओं का गढ़ है, तो आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है कि पिछली सरकारों के मुकाबिल योगी जी की सरकार में ज़्यादा फ्री हैंड है या कहीं कुछ ऐसा है जहां पर सुधार की गुंजाइश है? देखिए, सुधार तो व्यक्ति को, हर व्यवस्था को समय सुधार की गुंजाइश हमेशा रहता है। हाँ। लेकिन निश्चित रूप से इस समय में बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। जो आपराधिक जो कार्रवाई को दमन करने में अथवा माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई है उसके बारे में अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की नीति जो है हम लोग अडॉप्ट किए हैं। जी सर, जो परंपरागत क्राइम होता था आज से 10-12 साल 15 साल पहले, वो परंपरागत क्राइम और आज जो इंटरनेट क्राइम हो रहा है, जो साइबर क्राइम हो रहा है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। दोनों को डील करने के लिए एक्सपर्टाइज एकदम डिफरेंट चाहिए। साइबर क्राइम हर जगह आजकल देखा जा रहा है, लोग उसका शिकार बन रहे हैं। हमारे चैनल में भी कई लोग उसका शिकार बने, हमारे एंकर्स वगैरह, रिपोर्टर वगैरह उसके शिकार बन जाते हैं, आर्थिक तौर पे भी। तो साइबर क्राइम से निपटने के लिए हम कैसे कर रहे हैं सर? आपने सही फरमाया कि टेक्नोलॉजी के जो इम्प्रूवमेंट हुआ उसके साथ साथ क्राइम के जो तौर तरीके, जो मोडस ऑपरेंडी कहते हैं, वो परिवर्तन हो गया है और ये एक नई दिशा में ये क्राइम को इन्होंने ले गए हैं। तो जैसे जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है या ऑनलाइन में हम लोग कई सारे चीज करते हैं, तो हैकिंग से लेकर साइबर स्पूफिंग होता है या फेक आईडी बनता है, बहुत सारे ऐसे संभव है। जो इसका दिन पर दिन जो साइबर अपराधी है वो नया नया तरीका अपना रहा है। उसी हिसाब से हम लोग पुलिस फोर्स को भी धीरे धीरे अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में पुलिस को भी इतनी ज्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन अभी धीरे धीरे पुलिस फोर्स में अभी प्रत्येक थाने में हमारे कुछ लोग हैं जो साइबर क्राइम के बारे में अच्छे से जानते हैं और उनको हम लोग इन्वेस्टिगेशन के स्किल्स के बारे में समय समय पर प्रशिक्षण देते हैं। लोगों के लिए जागरूकता का अभियान करा रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन में सेशन के माध्यम से पहले कराते थे, कोरोना के समय में ऑनलाइन के माध्यम से ज्यादा करा रहे हैं। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को अधिक से अधिक एजुकेट करें, हम अवेयर करें, जागरूक करें, ताकि ये उसके शिकार ना हो पाए। और ये निश्चित रूप से इसमें कुछ लीगल अड़चने भी शुरू में बहुत ज्यादा थे, अभी थोड़ा कम है, लेकिन ये आते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो साइबर क्राइम, एक व्यक्ति अमेरिका में बैठ के इंडिया में साइबर क्राइम करा सकता है। और हमारे जो आईपीसी के जो ये होते हैं, सभी धाराएं होते हैं, ये भारत में जो क्राइम हुआ है हम लोग उसी के बारे में देखते हैं। तो ये जो कहते हैं ना, इट ट्रांसेंड्स द बाउंड्री, जो देश के भी बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये जा सकता है और ये उसका शिकार बना सकता है। तो उसमें कुछ लीगल अड़चने कभी कभी आ जाते हैं, लीगल प्रॉब्लम्स आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी एड्रेस किया जा रहा है, उसको भी समाधान करने की पिछले वर्षों में प्रयास किया गया है। काफी हद तक हुआ है, लेकिन उसमें भी अभी और बहुत कार्रवाई करने की बाकी है। सावत साहब, जहां तक मैं आपको जानता हूं, आप जो है पुलिसिंग में लिबरल होकर और जागरूकता फैलाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तेज तर्रार हैं, ईमानदार हैं, सख्त हैं, वो सारे पुलिस वालों को होना पड़ता है। जो वर्दी पहनता है उसको सख्ती दिखाना ही पड़ता है कई बार। लेकिन जो सुझावात्मक जो लहजा है वो सोशल मीडिया या साइबर क्राइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित साहब तब हो जाता है जब हम ये कर दें कि भाई जो भी सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है उसमें गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक ID कार्ड, पहचान पत्र और एक मोबाइल नंबर जिसमें OTP जाए, ताकि दोनों की तस्दीक हो जाए। कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएगा, कोई फेक ID नहीं बना पाएगा। एक व्यक्ति चाहे 20 ID बनाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें आधार कार्ड या पासपोर्ट या दूसरा फोटो आइडेंटिटी या मोबाइल नंबर ये जरूरी रहे। ये सुझाव अगर आप लोग इस पे अमल करें या इसको सरकार तक लेकर जाया जाए तो शायद आप लोगों की सरदर्दी कम होगी और समाज में साइबर क्राइम को भी लगाम लगाई जा सकेगी। ये आपका सुझाव निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। आपका सुझाव तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ।
शुरू में जब हमारा मान लीजिए 1997, 98 में जब हमारा सिम कार्ड बेचना शुरू हुआ और उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग प्रकार की मोबाइल का जो टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट किया है, शुरू में सिम कार्ड की बिक्री में कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं रहा, लेकिन अब धीरे धीरे सब जब पता लगा कि इससे आपराधिक घटनाएं हो सकते हैं, तो उसी से फिर सिम कार्ड के ऊपर भी काफी स्ट्रिक्टनेस हो गया है कि कौन बेच रहा है, किसको बेच रहा है, उसकी आइडेंटिटी जो आप बता रहे हैं, जो आधार की आइडेंटिटी या जो सरकारी ये इशूड आइडेंटिटी कार्ड का जो आइडेंटिटी, ये सब परिचय जो है ये अनिवार्य कर दिया गया है। और उसके बाद ये पहले से मुकाबले ऐसा आसान नहीं है कि कोई जाके कहीं मिसयूज करे सिम कार्ड, वो पहले से तो स्थिति इसमें काफी बेटर हो गया है। ये जरूर है कि इसमें और बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन इसमें दोनों ध्यान रखना पड़ता है कि जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको इतना भी जटिल ना कर दिया जाए कि वो लोग उसका सके। एक आम आदमी के हिसाब से आप सोचें कि अगर उसको मोबाइल की सुविधा लेना हो, इतना कठिन भी नहीं होना चाहिए, इतना जटिल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत आवश्यक है कि उसकी मिसयूज ना हो, उसके चलते कोई क्राइम ना हो। तो ये जी ठीक कह रहे हैं आप। ये दोनों जो है, ये दोनों को ध्यान रख के संतुलन हमें मेंटेन करना पड़ेगा। जी सर, आजकल मैं देख रहा हूं कि मीडिया में और जमीनी तौर पे भी कि लखनऊ जोन एक ऐसा जोन है जहां पर माफियाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी कार्रवाई करने में आप लोगों ने कामयाबी हासिल की है। बड़े बड़े धुरंधर कुख्यात जो माफिया हुआ करते थे, जिनका नाम लेने से भी जो है आदमी डरता था, बचता था, आप लोगों ने पीला पंजा चलवा दिया उनके घरों पे, नेस्तनाबूद कर दिया घर दुकान मकान, जो अवैध कब्जा किया वो आपने, उनकी आर्थिकी तोड़ दी, उनका अर्थ चक्र जो है उसको तोड़ दिया। और जब अर्थ चक्र टूट जाता है माफियाओं का, तो ना वो हथियार खरीद पाता है, ना वो लोगों को जोड़ पाता है, ना वो दंगाइयों और बलवाइयों को पत्थर दे पाता है, और इस तरह से धीरे धीरे उसका जो है वो अंत हो जाता है। आप लोग इस पे तो कामयाब रहे हैं, क्या रणनीति रही? आप इस बात को देखिए, कोई भी माफिया अधिक से अधिक पनपता है यदि उसका आर्थिक स्रोतों को ना तोड़ा जाए। हाँ। जो गलत कार्य होता है, हाँ। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तभी बढ़ता है जब तक कोई आर्थिक स्रोत वहाँ बरकरार रहता है। तो पूरे प्रदेश में ये अभियान छेड़ा गया है राज्य सरकार द्वारा, और हमारे जोन में भी काफी कार्रवाई इसके बारे में हुआ है। तो निश्चित रूप से ये माफियाओं को कमर तोड़ कार्रवाई हुई है, जिससे उनका आर्थिक स्रोतों को पूरी तरह रोक दिया गया है, ताकि वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में और लिप्त ना। जी सर, लेकिन अभी देखा जा रहा है जो छोटे छोटे अपराधी हैं, जो चैन स्नेचर्स हैं, जो लुटेरे हैं, जो 2-2, 3-3 के रूप में यहाँ घूमते हैं, कुछ लोग एक तरफा प्यार में जो है अपनी गर्लफ्रेंड्स को या दूसरों को वो लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए, या फिल्म की चकाचौंध से या दूसरों से मोटिवेट होकर कि भाई इसके पास लंबी गाड़ी बड़ा घर है मेरे पास नहीं है, इसके पास महंगा मोबाइल है मेरे पास नहीं है, मैं कैसे अपना स्तर सुधारूं, कैसा ऊंचा करूं, तो वो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपराध में मुलव्विस हो जाते हैं सर। तो ऐसे जो गैर संगठित अपराधी हैं वो भी चुनौती है आपके लिए। इस संबंध में मैं दो बात बताना चाहूंगा। एक तो यह है कि हमें और अधिक कम्युनिटी पुलिसिंग के तरफ ध्यान देना पड़ेगा। पहले एक जो सोशल प्रेशर था गांव में, मोहल्ले में, अपने स्ट्रीट्स में, कि जो घर के लोगों का या आसपास के अपने गुरुजनों का, तो वो प्रेशर काफी खत्म हो चुका है, और इसीलिए उनके ऊपर भी थोड़ा सा सोशल प्रेशर होना आवश्यक है, उनको काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। तो दूसरा, पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से पुलिस उनसे अगर अधिक तालमेल रखे तो उन्हें ये पता लगेगा कि कौन कौन ऐसा है जिससे वो दिशाभ्रष्ट हो रहा है, जो कौन नवयुवक है जो गलत रास्ते में चल सकते हैं या चलने वाले हैं या चल रहे हैं। तो उन्हें हमें शुरू से ही हमें रोकना है, ताकि वो भविष्य में कोई बड़ा अपराधी ना बन जाए। यही टू प्रॉन्ग अटैक अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से इस छोटे छोटे जो क्राइम करने वाले हैं, जो टेंडेंसी है, अभी हाल में मैं आपको बता दूं, कल ही जो है एक अमेठी जनपद में एक घटना हुई थी, उसकी एक किडनैपिंग की सूचना शाम को प्राप्त हुई थी। हालांकि पुलिस ने उसको 3-4 घंटे में ही वो सभी को पकड़ने के बाद अरेस्ट भी कर लिया, और जो किडनैपी है उसको रेस्क्यू भी कर लिया। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जो घटना कारित किया गया है ये बहुत कम उम्र के लड़के हैं। तो ये सब हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जी,
सर पुलिस कितना भी अच्छा काम कर ले, कई बार देखा जाता है कि अक्सर लोग ये कहते मिल जाते हैं कि अरे भाई जंगल राज है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, पुलिस निकम्मी है, पुलिस तो वारदात के बाद पहुंचती है, जो तरह तरह से आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है, भले ही आप कितना अच्छा काम कर दिखाएं। इस मानसिकता को बदलने के लिए क्या किया जा रहा है सर? अब ये सही भी है, लेकिन कभी कभी लोग उसके विपरीत, मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी कोरोना जब से हुआ है और पुलिस को फ्रंटलाइन वर्कर के हिसाब से, वॉरियर के हिसाब से, कोरोना वॉरियर के हिसाब से पुलिस ने काम किया पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी। लोगों ने पुलिस की बड़ी सराहना भी की है कि पुलिस आउट ऑफ वे जा करके से उनको मदद किया, चाहे ये हमारे बाहर से आने वाले जो श्रमिकों के केस में हो, या गांव-गांव में जाके जागरूकता कराने के केस में हो, या अन्य खाद्यान्न पहुंचाने के संबंध में हो। उन लोगों ने काफी उसकी सराहना भी की है। और उसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा, जो कई बड़े आयोजन जैसे हमने कुंभ मेला हम लोगों ने कराया, तो निश्चित रूप से पुलिस की उसमें बड़ी सराहना हुई थी, उसमें कोई संदेह नहीं है। में एक बात पुलिस को ध्यान रखना होता है, जहाँ पे पुलिस का व्यवहार अच्छा रहता है लोगों के साथ, निश्चित रूप से वहाँ पे पुलिस को लोग बहुत सराहना करते हैं। तो पुलिस का भी ये होना चाहिए कि सभी समय में जनता के साथ अपना व्यवहार में जैसे उत्कृष्टता हासिल करे, उसको प्रयास करना चाहिए, तो जनता निश्चित रूप से सराहना करेगी। लोग समझते हैं कि पुलिस के सामने कठिनाई क्या क्या है, अधिकांश लोग समझते हैं, भले कुछ भी कहते हैं, लेकिन अंदर तो समझते हैं कि पुलिस को किस कठिनाई के अंतर्गत काम करना पड़ता है, और मन में उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। कोई लोग बताते हैं, कोई नहीं बताते। जी सर, देखा जाता है कि पुलिस कर्मियों को जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, 2 स्टार 3 स्टार हैं, या कांस्टेबल हेड कांस्टेबल हैं, जिनको प्राइमा फेसाई लोगों से सीधे तौर पे रूबरू होना पड़ता है, आप लोगों तक तो पहुंचने में कई सारी बीच में कड़ियां होती हैं, लेकिन जो सीधे एसएचओ या दरोगा लेवल पे जो लोग डील करते हैं, दिक्कतें ये हैं कि साहब साधन संसाधन नहीं है, हथियार उनके पास अच्छे नहीं हैं, गाड़ी गड़बड़ है, सरकार की तरफ से सुविधाएं नहीं हैं। आज भी वो पुराना वाला कानून 1860 वाला चला आ रहा है, आज भी 25-30 रुपया ही वर्दी धुलाई मिलती है। तमाम दिक्कतों के बीच में पुलिस काम करती है, और उसके बाद तमाम तरह के इल्ज़ाम लगते हैं। दूसरा कि जब कोई खास पर्व हो, कोई खास त्यौहार हो, कोई खास मौका हो, पुलिस वाले बंदूक और डंडा लेके जो लोग पर्व में एंजॉय कर रहे हैं उनकी रक्षा करते हैं। अरे भाई, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन इन द खाकी, अंदर तो वो भी इंसान है, वो भी चाहते हैं कि वो भी करें, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में पुलिस वालों के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए शासन स्तर पे आप विभागीय अधिकारी हैं, एडीजी हैं, इस लेवल पे क्या प्रयास किए जाते हैं सर? देखिए, पुलिस के कार्य में जो कठिनाई है, ये आपने उसको बहुत अच्छे ढंग से बता दिया है। लेकिन सभी पुलिस जनों को शुरू से ही प्रशिक्षण के समय से ही हम लोगों ने एक बात ये बताते हैं, पुलिस के सेवा में वो स्वतः आए हुए हैं, खुद भी नहीं आए हैं, और एक मिशन के रूप में अपने को कार्य करना है। और उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है, त्योहार वो घर में जाके नहीं मना पा रहा है, होली दिवाली के लिए वो घर नहीं जा पा रहा है, लेकिन लोगों को अगर उसमें वो मदद कर रहा है और लोगों ने उससे सराहना किया कि शांतिपूर्ण ढंग से ये संपन्न हुआ है, उसमें भी जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसका परिवार भी उससे खुश होता है, उससे भी खुश होता है। और उसके साथ साथ जो पिछले वर्षों में अगर हम देखें तो पुलिस की सुविधाओं में भी निश्चित रूप से काफी बढ़ोतरी हुई है, संसाधन में भी बढ़ोतरी हुई है। संसाधन में पहले थानों में एक भी गाड़ी नहीं होती थी, या एक बहुत खराब प्रकार गाड़ी होती थी, लेकिन इस समय अगर देखें तो हमारे प्रत्येक थाने में लगभग 2-2 गाड़ी तो मिनिमम सभी थाने पर है। और उसके साथ साथ अन्य सीओजी फोन भी उपलब्ध कराया गया है, और उसके साथ कई सारे जब से CCTNS आया है, सभी थानों को कंप्यूटरयुक्त कर दिया गया है। और उसके साथ लोगों जो सुविधाएं हैं, वहाँ रहने का सुविधा, जो बैरक आदि का ये काफी पहले से बेहतर हो गया है। लेकिन ये है कि इसमें और सर्वे करें, क्योंकि जो अभी भी पर्याप्त संख्या में आवास उपलब्ध नहीं है, उसको आगे फ्यूचर में बढ़ाना उचित रहेगा डेफिनेटली। और उसके साथ जो अन्य कुछ सुविधाएं जो अनुमन्य हो सकता है, उसको कराना चाहिए। सर मेरा एक सवाल और है, पहले के अगर मुकाबले देखें तो बहुत सारे, और जो हमारे साथी, आप जानते हैं कि बहुत सारे साथियों को कर्तव्य के दौरान कहीं उन्होंने डेथ हो गई है, तो उन्हीं को, उनका परिवार को विशेष व्यवस्था किया जाता है, सबको नौकरी भी दी जाती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन जहाँ अनुमन्य है उसको भी दिया जाता है, और उसके साथ साथ अन्य प्रकार का कंपेंसेशन सरकार द्वारा दिया जाता है। सर एक सवाल, बड़ा भौतिक सवाल है, बड़ा मूल सा सवाल है सर,
कि अक्सर देखा जाता है कि जो ऊपर के कैडर के लोग हैं, जो आईपीएस लेवल के जो लोग हैं, जो नए नए आईपीएस भी आते हैं, 17, 18, 16 बैच के भी मैंने देखा, कई सारे आईपीएस ऑफिसर्स जो आते हैं, वो जो अपने से 20-20, 30-30 साल जो सर्विस में हो जाते हैं, 2 स्टार 3 स्टार, जो कांस्टेबल से भर्ती होते हैं 2 स्टार 3 स्टार तक पहुंचते हैं, उनसे भी ठीक से बात नहीं करते हैं सर। गाली गलौज करते हैं, उनको हेठी दिखाते हैं, अब्बे तब्बे करके बात करते हैं। इससे भी उनका मनोबल जो है वो प्रभावित होता है। बड़ी बड़ी घटनाओं का खुलासा जब 2 स्टार 3 स्टार करता है और उसके बाद उसको श्रेय नहीं मिलता, आईपीएस ऑफिसर सामने बैठ के फोटो खिंचाने चला आता है, मीडिया पे बयान देने लग जाता है, श्रेय लेने की होड़ लग जाती है, और जब बुरा होए तो आप 2 स्टार 3 स्टार को सस्पेंड कर दो सबसे पहले। पॉइंट, हाँ, आपका बिंदु में समझ गया, आपका कंसर्न में समझ गया, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं है, ऐसा जनरल केस नहीं है। ऐसा हो सकता है कहीं अगर आप के संज्ञान में हो, अगर हमारे संज्ञान में आता है तो हम लोग इस पर भी कार्रवाई करते हैं। ये अगर हमेशा इस प्रकार करना व्यवहार तो बहुत ही अनुचित है और कभी भी ये एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता। इसमें सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी अगर कोई संज्ञान में आता है। सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। अगर आप पूछेंगे तो जनरली इस प्रकार शिकायत नहीं आती है, यंग ऑफिसर से भी नहीं आती है। और सभी को अपना जो एज है उसको रेस्पेक्ट भी देना चाहिए। और पहले जैसे कांस्टेबल रैंक में और अन्य रैंक में प्रमोशन के एवेन्यूज कम थे, प्रमोशन का संख्या बहुत कम थे, लेकिन अगर हम पिछले 4 वर्ष में देखें तो लगभग 1.5 लाख लोगों का प्रमोशन भी पुलिस फोर्सेस में हुआ है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर में, और अभी प्रमोशन का स्कोप भी काफी बढ़ गया है, तो जिससे उसका मनोबल ठीक रहता है। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और बहुत साफ गोई से आपने बात की है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।